Good morning, dear students. Welcome in the history class. Today, we will complete our the chapter Path to Modernization. In the previous video, we have to कि जैसे डिफीट के बाद में कैसे एक वर्ल्ड की जो उसके इकोनॉमिक पावर के रूप में जैसे जापान है किस तरह से उभर कर आया था। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इन द 1964 ओलंपिक हेल्ड इन टोक्यो। टोक्यो को बना एक सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ एज, यानी कि उसको ज़्यादा काफ़ी मैच्योरिटी के रूप में ये सामने आया था, यानी कि जो टोक्यो था 1964 में। इसके बाद में इन सम वे द नेटवर्क ऑफ हाई स्पीड शिकाशेन, यानी कि बड़ी तेज़ गति से चलने वाली जो शिकाशेन है, यू कैन आल्सो से द बुलेट ट्रेन 1964 के अंदर है वो स्टार्ट हो गई थी। इस जो गाड़ी है वो 200 मील्स पर आवर की तरफ से चलती थी, यानी कि लेकिन पहले उस समय के अंदर 200 मील्स पर आवर थी, लेकिन अभी 300 मील्स पर आवर हैं। हैव कम टू रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ द जापान, जो जापान की एबिलिटी को शो करती थी कि किस तरह से उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और प्रोड्यूस को और भी ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश की और सस्ते उत्पादों को बाजार में किस तरह से उतारा जा सके और प्रोड्यूस को अच्छे बेटर वे से किस तरह से किया जा सके। इन द 1960 सा द ग्रोथ ऑफ सिविल सोसाइटी। 1960 के अंदर जो सिविल जो यानी कि जो सोशल जो मूवमेंट है कहते वो शुरू हो गया था, सिविल सोसाइटी मूवमेंट, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पुश विद अटर डिसरिगार्ड इट्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था हेल्थ के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर इसका बैड इफेक्ट हो रहा था, कहते अब इसका विरोध करने का टाइम आ चुका था। कार्डियम पॉइजन, कार्डियम जो पॉइजन है विच लीड टू ए पेनफुल डिसीज़, एक पेनफुल इसको डिसीज़ के रूप में माना जाता है। ये एक इसकी मिनीमेटा इन द 1960s के अंदर कहते हैं कि ये एक शुरुआत थी और एक ये प्रॉब्लम थी कोज बाय द एयर पोल्यूशन इन द 1970s। 1960 के अंदर एक जहर के रूप में पूरा उभर के आ रहा था और ऐसी प्रॉब्लम माना जा रहा था इसको एयर पोल्यूशन में 1960 के अंदर है। नाउ द ग्रास रूट, अब इसको क्या था कि बिल्कुल ग्रैंड लेवल के ऊपर है। प्रेशराइज ग्रुप बिगेन टू डिमांड रिकॉग्निशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम को इन्होंने पहचानने की कोशिश की और जो ये गुट जो थे जिनको दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे इनको क्या किया, मुआवजा देने की एज वेल कंपनसेशन फॉर विक्टम, विक्टम को कंपनसेटरी है मुआवजा देने की कोशिश की ताकि इसको मूवमेंट को यहीं पर दबाया जा सके। अब गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। न्यू लीगल रेगुलेशन हेल्प टू इम्प्रूव कंडीशन, अब जो न्यू लॉ बन रहे थे, रेगुलेशन बन रहे थे, ये कंडीशन को काफ़ी बेटर बनाने की कोशिश कर रहे थे। नाउ फ्रॉम द मिड 1980s के अंदर इट देयर हैज़ बिन इंक्रीज इन डिक्लाइन इन इंटरेस्ट इन द इन्वायरमेंट इशू के अंदर है ये धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती गई है। अब 1990 के अंदर क्या हुआ, जो जापान है कहते पर्यावरण को लेकर कहते उसको कंट्रोल में लेकर किस तरह से स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट आपने नियम बनाने हैं, कहते उसको अप्लाई करने की इन्होंने सोचा। अब आज अगर हम देखते हैं तो एक डेवलपमेंट कंट्री के रूप में उभर कर आता है जिन्होंने काफ़ी चैलेंजेस का सामना किया, चाहे वो पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हो, और इस पॉइजन को जो एयर पोल्यूशन के अंदर जो फैल रहा था, एयर पोल्यूशन के अंदर जो फैल रहा था, इसको लीड करने में, इसको फेस करने के अंदर ऐसी जो चुनौतियों का जो सामना फेस कर रहा था वो तो एक ही चीज़ को उभर कर एक सामने आया था। नाउ इट इज़ ऑल अबाउट द चाइना, नाउ इट इज़ ऑल अबाउट द जापान। इन द नेक्स्ट वी हैव टू रीड अबाउट द चाइनाज। नाउ द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ चाइना हैज़ रिवॉल्व अराउंड द क्वेश्चन, अब जो चाइना की मॉडर्न हिस्ट्री इस क्वेश्चन के आर बार घूमती रहती हैं, हाउ टू रिगेन सोवरेनिटी, किस तरह से मतलब जितनी भी प्रभुत्ता थी उसको किसी तरह से रिवाइव किया जा सके। एंड द ह्यूमिलेशन ऑफ द फॉरेन ऑक्यूपेशन, यानी कि जो विदेशी लोग हैं किस तरह से कब्जा कर रहे थे उसके ह्यूमिलेशन का, उसके अपमान का किस तरह से बदला लिया जा सके। इक्वालिटी और डेवलपमेंट को किस तरह से वापस दोबारा से लेके जाए सकें। अब जो चाइनीज डिबेट थी पर मार्क बाय द व्यू ऑफ 3 ग्रुप्स, जो चाइना है कहते हैं कि इन 3 समूहों को लेकर काफ़ी मतलब डिबेट इन्होंने की, किस तरह से हम सॉवरेनिटी को दोबारा से ला सकते हैं, जो हमारे फॉरेन ऑक्यूपेशन का किस तरह से अपमान हो रहा था, इक्वालिटी और डेवलपमेंट किस तरह से लेके आ सकें। तो इन चीज़ों के ऊपर अब इन्होंने डिबेट करना शुरू कर दिया। अर्ली जो रिफॉर्मर्स थे जिसको कहते हैं कांग योवेल, कांग योवेल,
और जो दूसरा आता है लियांग किचाओ। इन्होंने क्या किया, ट्राई टू यूज ट्रेडिशनल आइडियाज़ को एक नए चीज़ में डिफरेंट तरीके से इन्होंने लाने की कोशिश की ताकि चैलेंज का सामना कर सके पोज बाय द वेस्ट के लोगों ने जो चीज़ें अम्पोज कर रहे थे। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो रिपब्लिकन रिवॉल्यूशनरी थे, यानी कि जो पहले जो रिवॉल्यूशनरी जो माने जाते थे, सन याटसन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो रिपब्लिक के, इन्होंने इंस्पायर किया आइडियाज़ के, जापान से आइडियाज़ लिए और उनसे इंस्पायर हुए और वेस्ट के अंदर कहते हैं अब इन्होंने इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। थर्ड था इनका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CCP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वांटेड टू एंड एज ओल्ड इनइक्वालिटी एंड ड्राइव आउट द फॉरेनर। अब ये क्या कर रहे थे, पूरे जो फॉरेनर्स है इनको यहाँ से निकालना चाहते थे और इनइक्वालिटी जितनी भी फैली हुई थी उस चीज़ों को टोटली वो क्या कर रहे थे, एंड करना चाहते थे। अब मॉडर्न चाइना की जो बिगिनिंग है इससे हम लगा सकते हैं कि जो 17वीं सेंचुरी के अंदर वेस्ट के साथ में उनका जो सामना होने जा रहा था, कहते हैं जबकि 16 और 17वीं सेंचुरी के अंदर जो जेसुइस्ट थे मिशनरीज, इन्होंने क्या क्या वेस्टर्न साइंस को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जैसे एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स के वर्ड को लिमिटेड थ्रू इस इमीडिएट इम्पैक्ट, और इसका असर है वो भी दिखना शुरू हुआ। इट सेट इन मोशन इवेंट द गैदरिंग मोमेंटम इन द 19वीं सेंचुरी के अंदर इन्होंने क्या किया कि इसका जो असर है काफ़ी तेज़ी से होने शुरू कर दिया, लेकिन इन्होंने इन चीज़ों की शुरुआत कर दी अब ये जाकर 19वीं सेंचुरी के अंदर है, कहते ये काफ़ी तेज़ी से पकड़ने लगी ये चीज़ें। अब इन्होंने क्या यूज़ किया, फोर्स टू एक्सपेंड लुराकेटिव ट्रेड इन ओपियम लीडम। ओपियम होता है अफीम। किंग रिफॉर्मर्स, नाउ यू विल सी द ओपियम ट्रेड। जो चाइनीज़ जो उत्पादन है इनकी डिमांड किस तरह से बढ़ती जा रही थी, और ट्रायंगल जो ट्रेड है इनको माना जाता था जो ब्रिटेन, इंडिया और चाइना के रूप में उभर कर आए थे। और ट्रायंगल ट्रेड क्यों कहा जाता था, टी चाय का सिल्क और प्रोक्लेन होता है जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, जो चीनी मिट्टी के होते हैं, किस तरह से उनको बनाया जा सके उस तरह से इनको बताया जाता था। किंग रिफॉर्मर्स है जैसे कांग, जिसको कहते हैं कांग युवई और लियांग किचाओ, इन्होंने रियलाइज़ किया कि इस सिस्टम को अब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है। इसके लिए इन्होंने नई नई पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी और एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जा सके जिसके अंदर नई आर्मी हो, एजुकेशन सिस्टम है उसको डेवलप करें, लोकल असेंबली को डेवलप किया जाए, कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट को बचाने की इन्होंने ज़रूरत थी। सावधानी टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम कॉलोनाइजेशन। अब ये कॉलोनाइजेशन से इनको बचाने की ज़रूरत थी। अब ये मानते थे कि अब चाइना को कॉलोनाइजेशन से बचाने की ज़रूरत है। जिस तरह से कहते हैं कि जो इंडिया है जिस तरह से बर्बाद हो गया, इसी तरह से ये मानते थे कि अब हम चाइना को उसके अंडर में नहीं करना चाहते हैं। नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनाइज कंट्री वर्क पावरफुली ऑन द चाइनीज थिंकर के ऊपर पावरफुल थिंकर्स के रूप में उभरा था। तो 18वीं सेंचुरी के अंदर जब पोलैंड का पार्टीशन जब किया जा रहा था, कहते हैं कि जो पोलैंड शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसको बुलानबू का मतलब होता है हमें पोलैंड करने के लिए। कहते हैं कि इंडिया के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल भी आया था 1890s के अंदर। अब 1903 के अंदर जो थिंकर थे लियांग किचाओ, इन्होंने ये माना था कि हमें लोगों को अवेयर करना है और एक हमें ऐसा देश बनाना है जिसके अंदर वेस्टर्नाइजेशन की चीज़ों को हमने रोकना है। जैसे इंडिया में भी लिखा है कि एक जो इंडिया है नॉन कंट्री के रूप में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे ज़्यादा वो बर्बाद किया गया था, उस कंपनी के हाथों सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ था। भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश से नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हुआ था सबसे ज़्यादा बर्बाद। ही क्रिटिसाइज इंडियन फॉर बीइंग क्रूर। कहते हैं उन्होंने इंडियंस लोगों को क्या किया, उनकी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, वो कितने क्रूर हुए थे अपने लोगों के प्रति एंड सबवेंट टू द ब्रिटिश लोगों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। क्योंकि जो चाइनाज जो लोग हैं वो ये मानते हैं जो ब्रिटानिया हैं, ब्रिटिश ने इंडियन सोल्जर को उनके युद्ध में चाइना के ऊपर इनको उभारने की ज़रूरत थी। काफ़ी लोगों ने ये भी रियलाइज़ किया है जो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है, कहते हैं उसको चेंज किया जाए।
जिसमें अब ये कहते हैं कन्फ्यूशियन ने क्या किया, कन्फ्यूशियन की टीचिंग को डेवलप करने की कोशिश की थी। कहते हैं जो उसके डिसाइपल थे, जो शिष्य थे, वो ये मानते थे कि इनका गुड कंडक्ट होता है, अच्छा व्यवहार होता है, प्रैक्टिकल विजडम होती है, प्रॉपर सोशल इनका रिलेशनशिप होते हैं। तो चाइनाज जो लोग थे इन लोगों से काफ़ी अफेक्टेड हुए इनकी लाइफ से, और इन्होंने सोशल स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की। पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूट के थ्योरीज़ को इन्होंने आधार बनाया। अब इन्होंने देखा कि अब ये जो इनका जो काफ़ी बड़े जो बैरियर्स थे वो नए आइडियाज़ और नए इंस्टीट्यूट हैं इन्होंने ओपन करने शुरू कर दिए। अब इन मानकों के साथ में यानी कि इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बनाना शुरू कर दिया, अपना एटीट्यूड है लाइफ के प्रति वो चेंज इन्होंने कर दिया, पॉलिटिकल थ्योरीज है वो इन्होंने इसके ऊपर जोर देना शुरू कर दिया। टू ट्रेन पीपल, लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। सब्जेक्ट स्टूडेंट वर सेंट टू स्टडी इन जापान, जापान में इन्होंने स्टडी करने के लिए भेजा जाता था, ब्रिटेन में, फ्रांस में। एंड ब्रिंग बैक न्यू आइडिया, अब नए नए आइडियाज़ लेके आते थे। जो काफ़ी जो चाइनीज़ स्टूडेंट थे वो जापान गए 1890s के अंदर, न तो वो केवल आइडिया लेके आए बल्कि एक लीडिंग रिपब्लिकियन है वो चीज़ भी वो लेके आए थे। तो चाइनीज़ ने बोरो की थी ये चीज़ें अपने जापान से, यूरोपियन वर्ड जिसको कहते हैं, जैसे जस्टिक, राइट एंड रिवॉल्यूशन, ये तीनों चीज़ें हैं यूरोपियन वर्ड है जो जापान आज से लेके आए थे। अब इन्होंने सेम आइडियोग्राफी स्क्रिप्ट इनके लिए यूज़ की 1905 के अंदर, जो रूसो जापानीज वार का नाम इनको माना जाता है। इन्होंने एक नया एजुकेशन सिस्टम दिया जो कैंडिडेट को कहते हैं कि जिस तरह से जो लोग एंटर कर रहे थे उनको एक अच्छे रूलिंग क्लास के रूप में इनको उभर कर सामने आए थे। और इन्होंने जितनी भी जो चाइनीज जो एजुकेशन सिस्टम था उसको पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ये नए नए एजुकेशन सिस्टम जो लेके आए थे, एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो भी बिल्कुल टोटली इनका चेंज हो गया था। अब इन्होंने क्या शुरू कर दी, एस्टैब्लिशिंग द रिपब्लिक, भी अपने देश को एक तरह से गणतंत्र किस तरह से बनाया जा सके, लोगों के द्वारा लोगों से किस तरह से बनाया जा सके। अब जो माचो एम्पायर हैं, कहते हैं ओवरथ्रोन होता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। एंड रिपब्लिक एस्टैब्लिशमेंट इन 1911 के अंदर रिपब्लिक एस्टैब्लिशमेंट किया गए, जो किसके अंडर में आता था, सन यात सेन के अंडर में आता था। तो एक फाउंडर माना जाता है मॉडर्न चाइना का। ही केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। मशीनरी स्कूल में इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट किए थे। डेमोक्रेसी को इसने इंट्रोड्यूस किया, क्रिश्चियनिटी को भी, और इसने मेडिसन की अपनी एजुकेशन की है। ग्रेटर कंसर्न अबाउट द फेट ऑफ चाइना, चाइना के दुर्भाग्य से काफ़ी कंसर्न था। इसके प्रोग्राम थे वाज कॉल्ड द 3 प्रिंसिपल, इसके जो प्रोग्राम को 3 प्रिंसिपल कहा जाता था। नाउ डियर स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द एस्टैब्लिश द रिपब्लिक। नाउ आई होप you will understand about the Chinas. Thank you.